लड़का अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के दौरान जब सभी बड़े लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, एक मोबाइल फोन चुपचाप दादाजी के कपड़ों में छिपा कर रख देता है। जैसे ही दादाजी को दफनाया जाता है, वो मोबाइल भी ताबूत में दफन हो जाता है। उसने ऐसा सिर्फ अपने दादाजी के लिए अपनी याद और भावनाएं व्यक्त करने के लिए किया था। उसी रात वह दादाजी के मोबाइल पर एक मैसेज भेजता है, लेकिन सुबह उठते ही उसे उस मैसेज का जवाब मिल जाता है। घबराकर वह तुरंत अपने पापा के पास दौड़ता है और बताता है कि शायद दादाजी मरे ही नहीं हैं और उन्हें तुरंत ताबूत खोदकर चेक करना चाहिए। लेकिन उसके पापा उसे पागल समझते हैं। वह बताते हैं कि दादाजी की मौत के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए शव का पोस्टमार्टम हुआ था और उनका दिल निकालकर चीर-फाड़ की गई थी। दादाजी तो पूरी तरह मर चुके हैं। जहाँ तक उस मैसेज की बात है, पिता का मानना है कि कोई हैकर मोबाइल में घुसाया होगा, लेकिन लड़का जानता था कि उस मैसेज में जो कोड इस्तेमाल हुआ था वह सिर्फ उसके और दादाजी के बीच एक खास गुप्त कोड था। कोई भी हैकर ये कोड नहीं जान सकता। जब पिता उसकी बात नहीं मानते तो वह खुद दादाजी की कब्र पर पहुंचता है और ताबूत में दबे मोबाइल को कॉल करता है। घंटी बहुत देर तक बजती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अगर दादाजी सच में जिंदा थे और उन्होंने मैसेज का जवाब दिया तो अब फोन क्यों नहीं उठा रहे? सवालों और यादों के साथ वह दादाजी के घर पहुंचता है और बीते लम्हों को याद करने लगता है। असल में वे दोनों खून के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि उम्र का अंतर होते हुए भी एक गहरा रिश्ता बना लिया था। दादाजी के कोई रिश्तेदार नहीं थे और लड़के का कोई दोस्त नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का साथ 10 साल तक निभाया। लड़के ने एक बार दादाजी से पूछा था कि वे एक इतने अमीर इंसान होते हुए भी इस गरीब और सुनसान इलाके में क्यों आ गए। दादाजी ने कहा था कि यहाँ कोई उन्हें जानता नहीं, इसलिए कोई उनसे मदद मांगने भी नहीं आता, क्योंकि वे हमेशा सबकी मदद करते थे, इसीलिए शांत जीवन जीने के लिए यहाँ आ गए थे। लेकिन उन्होंने लड़के से वादा किया था कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वह बेहिचक मांग सकता है। क्या वो मैसेज दादाजी की मौत के बाद भी उसकी मदद करने की कोशिश थी? ये सोचकर लड़के को डर और स्नेह दोनों महसूस होते हैं। एक दिन लड़का स्कूल में बुलिंग का शिकार हो जाता है। उसे अजीब सी पोस्ट में पीटकर जमीन पर गिरा दिया जाता है। शुक्र है क्लास टीचर ने समय पर देख लिया और उसके घावों का ध्यान रखा। फिर वह एक बार फिर फोन से दादाजी को कॉल करता है और रोते हुए कहता है, मैं खुद को बहुत प्यारा मानता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। काश आप यहाँ होते। लेकिन अगली सुबह एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। वही लड़का जो उसे मार रहा था, स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा, अचानक मर गया। और मरने की उसकी स्थिति वही थी जैसी लड़के की पिटाई के समय थी। गुंडे की लाश एम्बुलेंस में उठाई जा रही थी और घर वाले रोते बिलखते खड़े थे। लेकिन लड़का खुद भी अपराध बोध में डूब गया। उसने तो बस दादाजी से बात करते हुए गुस्से में उस गुंडे के लिए बद्दुआ दी थी, लेकिन अब वह सच में मर गया। रात को लड़का फिर बिस्तर पर लेटता है और दादाजी को कॉल करता है। मुझे जानना है क्या केनी यानकोविक की मौत से आपका कोई लेना देना है? मैंने कहा था कि मैं डर गया हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। फिर वह कहता है कि अगर गुंडे की मौत में दादाजी का हाथ है तो कमरे की दीवार पर एक बार दस्तक देना। लड़का मोबाइल नीचे रख देता है और देर तक इंतजार करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। तभी अचानक टेबल पर रखा मोबाइल बजने लगता है। दादाजी का कॉल था। लड़का डर से कांप उठता है। वह कॉल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता और घंटी बजती रहती है। घंटी कटने के तुरंत बाद एक मैसेज आता है, फिर से वही गुप्त कोड जो सिर्फ उसके और दादाजी के बीच था। लड़का अब पक्का मान चुका था कि ये कोई संयोग नहीं। वह डरता है कि कहीं फिर से कोई बुरा ना हो जाए, इसलिए वह नया मोबाइल खरीदता है और पुराने मोबाइल को बंद कर देता है और इस तरह दादाजी की यादों को भी एक कोने में रख देता है। अब लड़का पढ़ाई में लग जाता है और अजीब घटनाओं को धीरे धीरे भूलने लगता है।